नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के नमस्कार एमपी कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ सुमिता सिरोठिया। तो दर्शकों, आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है। सबसे पहले नोट कर लीजिए हमारी टेलीफोन लाइंस। तो नंबर है 0755266049 और एक निःशुल्क टोल फ्री नंबर है, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। वो है 180023304040। तो ये हमारे टेलीफोन नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारे कार्यक्रम की परंपरा है कि हम कार्यक्रम में सबसे पहले शुरू करते हैं आज की तिथि के साथ। तो चलिए जानते हैं आज की तिथि। तो आज की तिथि है, जैसे दर्शकों, आज 8 जुलाई 2023 दिन शनिवार का है और हिंदू वर्ष के हिसाब से अगर बात करें तो विक्रम संवत 2080 श्रावण माह कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। तो दर्शकों, ये थी आज की तिथि और आज के दिन की आप सभी को मंगलमय शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और अब जानते हैं कि जो इतिहास के पन्ने हैं वो क्या बयां कर रहे हैं आज के इतिहास में। तो दर्शकों, आज का इतिहास बहुत खास है क्योंकि आज के दिन यानी 1497 में वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत की प्रथम जल यात्रा आज ही के दिन प्रारंभ की थी। 1858 में ग्वालियर जिले के पतन के बाद लॉर्ड कैनिंग ने शांति की घोषणा की थी आज ही के दिन। और आज ही के दिन 1918 में भारतीय संविधान के सुधार के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आज ही के दिन पेश की गई थी। 1954 में सतलुज नदी पर निर्मित भाखड़ा नांगल डैम, जो पन बिजली परियोजना के नाम से जाना जाता है, उस पर बनी बड़ी नहर पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आज ही के दिन उसको उद्घाटन किया गया था उसका। और आज के दिन 1975 में म्यांमार के बगा में आए भूकंप से हजारों मंदिर ध्वस्त हो गए थे। 1994 में शिमाकी मुकाई जापान की प्रथम महिला जो थी वो अंतरिक्ष यात्रा पर आज ही के दिन गई थी। और 2005 में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर समूह 8 के देशों की सहमति आज ही के दिन बनी थी। 2008 में पेरिस के सरकार ने बांग्लादेश के विवादाग्रस्त लेखिका जो थी तस्लीमा नसरीन को मानद नागरिकता जो देनी थी उनको आज ही के दिन प्रस्तावित किया गया था। 2012 में असम में भयावह बाढ़ से विश्व प्रसिद्ध कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भारी जानमाल की जो क्षति हुई थी वो आज के दिन हुई थी। और अब बारी आती है आज के दिन जो जन्मे खास प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज के दिन भारत की प्रसिद्ध पर्वतारोही जो थी अनिता कुंडू, आज उनका भी जन्म दिवस है। और भारत की जो प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं उनका भी आज जन्मदिन है। चेतन आनंद जैसे कि प्रसिद्ध हमारे बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और साथ ही आज भारतीय क्रिकेट टीम के जो पूर्व कप्तान हैं सौरव गांगुली जी, आज उनका भी जन्म दिवस है। और फिल्म अभिनेत्री नीतू सिंह जी का आज जन्मदिन है। इसी के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ जो आंध्र प्रदेश के 14वें जो मुख्यमंत्री रहे हैं YS राजशेखर रेड्डी, उनका जन्म दिवस है। और राष्ट्रीय महिला आयोग की 2 कार्यकाल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रही गिरिजा व्यास जी का आज जन्म दिवस है। तो ये तो थी आज के इतिहास की बात, क्योंकि आज का इतिहास स्वर्णिम इतिहासों में नोट डाउन होता है, तो ये बहुत ख़ास आज का इतिहास था। अब आगे बारी आती है कि हमारे जीवन में सकारात्मक विचारों का होना बेहद ज़रूरी है। तो आज जानते हैं सुविचार क्या है। तो आज का सुविचार बहुत ख़ास है, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं स्क्रीन पर कि पिता की मौजूदगी जो होती है वो सूरज की जैसी होती है। सूरज अगर गर्म होता है और ज़रूरत होती है उसे गर्म होने की, तो वो गर्म होकर भी हमें अगर वो सामने रहता है तो हमें कहीं ना कहीं उससे अंधेरे की छाया प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि उसकी जो रोशनी है वो कहीं ना कहीं हमें बहुत बड़ी एक रोशनी प्रदान करती है। इसलिए पिता का जो महत्व है जीवन में बहुत ही सराहनीय है और हमें ईश्वर ने भगवान के रूप में एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है पिता के रूप में, जो कि हमें उनको नमन करते रहना चाहिए, उनकी बातों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, उनके विचारों को जीवन में उतारना चाहिए। तो सभी पिताओं के लिए आज हम हमारी टीम की तरफ से नमन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब कार्यक्रम में बारी आ गई है आज के विषय को लेकर। आपको बता दें कि आज क्या विषय है जिस पर हम बातचीत करने वाले हैं। आज जो है वो हम बातचीत करने वाले हैं सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। जी हाँ,
आज हम इसी विषय पर बातचीत करने वाले हैं, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। इस विषय पर जो बातचीत होगी उसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री सुशील कुमार तिवारी जी, जो कि एएसपी हैं ट्रैफिक भोपाल से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू मैम। और इसी के साथ दर्शकों हमारे साथ हैं चित्रा सिंह जी, जो कि क्षेत्रीय संस्थान शिक्षा संस्थान भोपाल से हैं। आप बहुत अच्छी कवित्री भी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैडम। धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा कि मैंने आपका परिचय हमारे आज के मेहमानों से करवा दिया और आपका विषय भी मैंने आपको बता ही दिया आज का, कि आज हम किस विषय पर बातचीत करने वाले हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम सड़क पर हो रहे जो भी दुर्घटनाएं हैं उनके प्रति जागरूक हैं, लेकिन उस पर समय समय पर बात करना बेहद ज़रूरी है। तो उसी को लेकर आज हम बातचीत करने वाले हैं। और हमारे साथ सर हैं, सुशील सर हैं। तो सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो यातायात की जो शहर में व्यवस्था की गई है उसको किस तरह से कैसे अच्छा बनाया जाए, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से अच्छा बनाया जा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है मैम आपने जी। किसी भी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था जी अंग्रेजी के लेटर ट्रिपल ई पर निर्भर करती है जी। पहले ई का आशय है इंजीनियरिंग, कि उस शहर की सड़क इंजीनियरिंग कैसी है। दूसरे ई का आशय है एनफोर्समेंट, कि यातायात नियमों को एनफोर्समेंट एजेंसियां कितनी सख्ती के साथ लागू करवा पाती हैं। और तीसरे ई का आशय एजुकेशन है। और मेरे दृष्टिकोण में एजुकेशन सबसे महत्वपूर्ण है, कि उस शहर के लोग यातायात नियमों के प्रति कितना जागरूक हैं, कितना शिक्षित हैं और यातायात नियमों को कितना मानते हैं। तो उस पे उस शहर का ट्रैफिक निर्भर करता है। और प्रायः देखने में आया है कि जिस शहर में जनता यातायात नियमों के प्रति जागरूक होती है, सचेत रहती है और नियमों का पालन करती है, उस शहर का ट्रैफिक निश्चित तौर पे बहुत व्यवस्थित और बहुत अच्छा रहता है। जी, बिल्कुल सही कहा। और दर्शकों, मैं यहाँ आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि आज 7 जुलाई से लेकर 7 सितंबर तक पूरा यातायात एक मुहिम चलाई जा रही है। और जो यातायात सुरक्षा के नियमों का पालन करने के लिए जनता के बीच में यातायात पुलिस जा रही है और उन्हें अवेयर करने के लिए कार्रवाई समय समय पर की जाएगी। और ये एक महत्वपूर्ण कदम जो यातायात पुलिस के द्वारा लिया गया है, ये बहुत सराहनीय है। इस पर आप सभी लोगों को सहयोग करने की ज़रूरत है, तो उस पर आपका सहयोग वांछित है। इस पर आप ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। जैसा कि सर हम बात कर ही रहे हैं, तो विशेष चेकिंग जो अभियान चलाया जा रहा है 7 जुलाई से 7 सितंबर के बीच में, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए किस तरह से काम किया जाएगा इस पर। स्मिता मैम, आगामी 7 जुलाई से 7 सितंबर तक जी, ये 2 माह का विशेष चेकिंग अभियान माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देश पर चलाया जा रहा है जी। और कल से हमारा यह अभियान प्रारंभ हो चुका है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि सड़क दुर्घटनाओं को कैसे रोका जा सके जी, सड़क दुर्घटनाओं को कैसे टाला जा सके। माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी चिंता है कि सड़क दुर्घटनाएं रोकी जाएं। और उसी परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने भी ये निर्देश दिए हैं कि हर हालत में सड़क दुर्घटनाओं को रोका जाए। उसी कड़ी में यह आदेश आया है। और 7 जुलाई से 7 सितंबर तक 2 माह विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। यातायात नियमों को सख्ती से लागू कराया जाएगा। विभिन्न यातायात के जो नियम हैं उसका पालन कराया जाएगा। विशेष तौर से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों के लिए कि वे अनिवार्य रूप से वाहन चलाते वक्त हेलमेट धारण करें। साथ ही लाइट मोटर व्हीकल जीप कार चलाते वक्त सीट बेल्ट अनिवार्य रूप से धारण करें, उसे बांधें। इस पर हमारा लगातार जो है सख्ती के साथ चेकिंग जारी रहेगी। जी, तो आप भी इस विशेष जो यातायात सुविधा जो सुरक्षा आपके लिए प्रदान करने के लिए यातायात पुलिस ले रही है, उसमें आप सहयोग करिए और जनता का सहयोग बहुत वांछित होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ कवित्री भी हैं चित्रा सिंह जी। चित्रा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि जी ठीक है, मैं मैडम से बाद में बात करती हूँ। हमारे कॉलर जुड़ गए हैं फ़ोन लाइन पर। महेंद्र जी हैं दमोह से। महेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आए दिन
एक्सीडेंट टू व्हीलर के हो रहे हैं, युवा वर्ग ज्यादा दुर्घटनाग्रस्त होती है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि जानकारी के अभाव में एक्सीडेंट हो रहे हैं, कि नशे की लत में हो रहे हैं, कि कानून व्यवस्था मतलब टाइट नहीं है, क्या कारण है सर? जैसे हम इस समस्या से जूझ रहे हैं, फिर भी कैसे हल किया जा सके? जी, इनका जो प्रश्न है उसका कहने का तात्पर्य ये है कि जो दुर्घटनाएं हो रही हैं वो नियमों का ना जानने के तौर पर हो रही हैं या फिर नशे की लत के कारण हो रही हैं। किन कारणों से ज़्यादा जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, यातायात की जो दुर्घटनाएं आप देख रहे हैं, आए दिन आप देखेंगे सड़कों पर दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसका क्या कारण है वो ये जानना चाह रहे हैं। जैसा कि स्मिता जी मैंने अभी आपको निवेदन किया कि एजुकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एजुकेशन कि उस शहर के लोग यातायात नियमों के प्रति कितना जागरूक हैं, कितना शिक्षित हैं और कितना नियमों का पालन करते हैं। दुर्घटना का प्रमुख कारण जो देखने में आया है वाहन चालक की लापरवाही है जी। कि वे लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हैं, यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं। मेरा अनुरोध है कि यातायात के जो नियम है वे आम जनता के, आम वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए बने हैं, तो कृपया इनके पालन करें। काफी नियम है, सभी नियम आपकी सुरक्षा के लिए हैं, विस्तार से मैं बताऊंगा, परंतु जब आप वाहन चलाते हैं तो प्रमुख कारण देखने में आया है मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए वाहन चलाते हैं, जिससे दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, और तेज गति से वाहन चलाते हैं, लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हैं, नशे का सेवन कर वाहन चलाते हैं, ऐसे तमाम कारण हैं। हेलमेट नहीं पहनते हैं और ओवर स्पीडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, ओवरटेकिंग करते हैं, बिना इजाज़त ओवरटेकिंग करते हैं, सामने वाला वाहन चालक ओवरटेकिंग की इजाज़त नहीं दे रहा है और ओवरटेक करते हैं, उससे दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि यातायात नियमों को जानें, उसका पालन करें, तो निश्चित तौर पे आप सुरक्षित अपने घर से अपने गंतव्य तक पहुंचकर वापस सुरक्षित अपने घर तक आ सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है जी। एक विषय ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आज मुझे लग रहा है कि जो सारे कॉलर्स हैं, हमारे दर्शक हैं, वो बहुत ही उत्सुक हैं आज के विषय में, जानकारी लेने के विषय में। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम संत निकलेगी, भोपाल से बोलती हूँ जी। मेरा सवाल सुशील करते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ सर, नमस्ते जी। नमस्ते मैम। सर मैं जानना चाहती हूँ, जैसे कार ड्राइव करते वक्त क्या पीछे की सीट पर बैठे हुए व्यक्ति का सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है? जी, और बहुत अच्छा प्रश्न। एक क्वेश्चन और है कि यदि सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है तो यदि हम नहीं लगा रहे तो कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी क्या? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उन्होंने कहा कि पीछे जो बैठने वाले जो सवारी में जो सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है कार में, उसके बारे में बताएं पहले आप। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जहाँ तक सीट बेल्ट का प्रश्न है, जो वाहन का चालक है उससे तो सीट बेल्ट बांधना ही है, साथ ही फ्रंट सीट पर चालक के बगल में जो बैठे हैं उन्हें भी अनिवार्य रूप से सीट बेल्ट बांधना है। साथ ही जो प्रश्न आया है कि पीछे बैठे वाले व्यक्ति के लिए, निश्चित तौर पे जो पीछे बैठे हैं उनके लिए भी सीट बेल्ट बांधना अनिवार्य है, और ये सीट बेल्ट आपकी सुरक्षा के लिए है। कृपया वाहन में बैठते वक्त यदि आप पीछे बैठते हैं तो अनिवार्य रूप से सीट बेल्ट बांधें, जिसमें आपकी सुरक्षा निहित है। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि पिछले दिनों जो एक एक्सीडेंट हुआ था देश के उद्योगपति साइरस मिस्त्री का जी, वो पीछे बैठे थे और उसमें भी ये बात प्रकाश में आई थी कि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं बांधा हुआ था और वे दुर्घटना के शिकार हुए। तो मेरा अनुरोध है कि जब भी आप कार में पीछे बैठते हैं तो भी सीट बेल्ट बांधें, और आगे बैठते हैं बांधना ही है। जी बिल्कुल, बहुत ही सावधानी से अपना जो यातायात का जो नियम है वो फॉलो करें आप, और ध्यान से वाहन को चलाएं, ये बहुत ज़रूरी है। यही हमारा जो योगदान रहेगा एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करने के लिए होगा। आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ चित्रा जी हैं, चित्रा सिंह हैं, जो कि प्राध्यापक हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका। और हम जैसे बात कर रहे हैं कि आपने कविताएं लिखना जो शुरू किया, वो कब शुरू किया और कैसे आपको मोटिवेशनल आपको लगा कि मुझे कविताएं लिखना है? जी, ये बहुत ही एक कॉमन सवाल है जो मुझसे पूछा जाता है, क्योंकि मेरा विषय रसायन शास्त्र है और रसायन शास्त्र और साहित्य का कॉम्बिनेशन वैसे बहुत रेयर होता है। तो मैं बड़े गर्व से ये बताना चाहूँगी कि मेरे पिता देश के एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित कवि और आलोचक हैं, और शायद वो रक्त में मेरे ये साहित्य घुला मिला था। और चूँकि वो कविताएं, मैं बचपन से मुझे माहौल मिला उस सबको
लिखने पढ़ने का माहौल मिला, तो वहाँ से मैं अपने मतलब कहूँगी कि जो बीज हैं वो वहाँ से पड़े, और फिर मैंने उसे धीरे धीरे जब संवारा सहेजना शुरू किया, तो अब फिर कविताओं की सुगंध के रूप में मेरी 2 किताबें जो हैं वो कविता संग्रह के रूप में आ चुकी हैं जी। और मैं चाहूँगी कि आप एक अपनी बहुत सुंदर सी कविता हमारे दर्शकों को कार्यक्रम के शुरुआत में सुनाएं, फिर हम आपसे कविताएं सुनते रहेंगे, तो वो जो कविता आपको बहुत पसंद हो। जी मैंने अभी शुरुआत अपनी बात की जो है वो अपने पिता से की, और मैंने देखा कि सुविचार में आपने पिता के बारे में बहुत अच्छे अपने विचार रखे, और एक कविता जो मैंने अपने पिता के ऊपर लिखी है वो मुझे बहुत पसंद भी है और बहुत मेरे दिल के करीब है। तो ये मेरी कविता मेरे पिता के लिए नहीं, ये हर बेटी की या हर बच्चे की कविता उसके पिता के लिए है, तो मैं शुरुआत यहीं से करना चाहती हूँ। कविता है दरख्त से मजबूत कांधों पर हर आती जाती सांस के साथ पड़ती सिलवटें। दरख्त से मजबूत कांधों पर हर आती जाती सांस के साथ पड़ती सिलवटें, चेहरे की हंसी के फीके पीले पड़ते रंग, वाह। आसमान सी सफ़ेद आँखों का सूखता हुआ पानी, और कदमों के नीचे की सिकुड़ती छोटी होती ज़मीन, उंगलियों के बीच से फिसलता हर एक दिन रात, कितना मुश्किल है पिता को बूढ़े होते देखना। वाह, बहुत सुंदर। और ये जो आपने अपने स्वर्णिम शब्द हर पिता के लिए जो आपने लिखे हैं वो कहीं ना कहीं हमें कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, और हम अनुभव कर पाते हैं वो भावनाएं, क्योंकि हर पिता एक अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। वो एक धुरी होता है एक परिवार की, जिसके चारों तरफ हम सभी घूमते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि आपने अपनी कविताओं के बारे में बता दिया मैडम, अब मुझे ये बताइए कि जो आपने किताबें लिखी हैं अभी तक, कितनी कविताएं आपने अभी लिख चुकी हैं आप, और आने वाली कितनी कविताएं हैं, जो कविताओं की जो आपकी किताबें वो आने वाली हैं? जी मेरे पहले संग्रह में करीब 80 कविताएं प्रकाशित हैं, और मेरा जो दूसरा संग्रह अभी हाल ही में आया है कुछ चंद महीनों पहले, उसमें भी मेरी करीब 60-61 कविताएं प्रकाशित हैं। और अब जिस नए संग्रह पे मैं कार्य कर रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि उसमें भी इसी तरह कुछ 60-70 के लगभग कविताएं होंगी, और बहुत जल्द ही वो संग्रह भी आप सभी के समक्ष होगा, ऐसी मेरी कामना है। जी, बहुत खूब। और आपने जैसे बताया कि आपकी किताबें आ चुकी हैं, आप कुछ कविताएं की किताबें यहाँ आपके पास हैं अभी? जी, मैं आपसे अभी बाद में लेते हैं हम। जैसे कि हम आज बात कर रहे हैं सड़क सुरक्षा पर और जीवन रक्षा, जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अब बारी आती है कि जो 2 पहिया वाहन है सर, उसके बारे में बताइए कि उस पर जो पीछे बैठने वाला व्यक्ति है उसके लिए भी हेलमेट की जो ज़रूरत है, वो एक आदेश आ चुका है इसको लेकर, तो वो क्या है और किस तरह से आप इस पर कार्रवाई कर रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है स्मिता मैम जी। 2 पहिया वाहन में जो पीछे बैठा है जी व्यक्ति, उसे भी अनिवार्य रूप से हेलमेट लगाना है, चाहे वो वाहन चला रहे हों या पीछे बैठे हों। पीछे बैठे वाले व्यक्ति को और वाहन चलाने वाले दोनों को ही हेलमेट पहनना अनिवार्य है, और यदि नहीं पहनेंगे तो निश्चित तौर पे चालानी कार्रवाई की जाएगी, हमारे यहाँ की जा रही है, और पीछे बैठे वाले व्यक्ति के विरुद्ध भी चालानी कार्रवाई शहर में जारी है। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से सर ने बताया कि सुरक्षा सभी के लिए ज़रूरी है, और यातायात के जो भी नियम बनाए गए हैं जनता के लिए, उसका परिपालन करना हमारी भौतिक जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है, बहुत ज़रूरी है हमें उनके प्रति जागरूक होना। अब आगे मैं जानना चाहूँगी सर, जो लाइसेंस की जो प्रक्रिया है वो क्या है, हमारे दर्शकों को बताएं, किस उम्र से लाइसेंस जारी किए जाते हैं और उसकी प्रक्रिया क्या है, वो पूरी हमारे दर्शकों को समझाएं। दूरदर्शन के श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि जब तक वैध ड्राइविंग लाइसेंस उनके पास नहीं हो तब तक वे वाहन नहीं चलावें। बिल्कुल। वैध ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे बड़ी और पहली शर्त यही है कि उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। जब तक 18 वर्ष के आप नहीं होंगे आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल सकेगा। तो कृपया का जब तक वैध ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास ना हो वाहन नहीं चलावें। इसी उसमें मेरा एक कहना यह है कि 16 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों का बिना गियर वाले वाहन का लाइसेंस बनता है, परंतु
बिना गियर वाले वाहन से तात्पर्य ऐसे वाहन जिसके इंजन की क्षमता 50 सीसी से अधिक ना हो जी। तो इस बात का ध्यान रखें और जब तक वैध ड्राइविंग लाइसेंस ना बन जाए वाहन नहीं चलावें। बिल्कुल, और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वैध लाइसेंस होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम देख रहे हैं सर, युवा जो हैं वो सड़कों पर बहुत तेज़ी से गाड़ियां दौड़ाते हैं और दुर्घटनाएं बिल्कुल निश्चित हैं कि होती ही हैं इस तरह के समय में। तो जो युवा आज जो गाड़ियां चला रहे हैं, बहुत तेज़ स्पीड में चलाते हैं, उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे, ये भी बताएं दर्शकों को। आपके श्रोताओं से दूरदर्शन के माध्यम से मेरा अनुरोध है कि ओवर स्पीडिंग ना करें। दुर्घटनाओं के कारण को जब विश्लेषण किया गया, हमारी टीम हम लोग जाते हैं दुर्घटना स्थल पर और जब वहाँ पर उसका अवलोकन करते हैं, जब अनुसंधान करते हैं सड़क दुर्घटनाओं का, तो बहुत बड़ा कारण निकल के आता है ओवर स्पीडिंग। दुर्घटना स्थल पर जाके हम लोग देखते हैं वहाँ पे टायर मार्क्स बने होते हैं, स्किड मार्क्स बने होते हैं, जिससे हम लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि वाहन की स्पीड क्या रही होगी जी। तो सड़क पर रोड साइन बोर्ड पर्याप्त लगे हुए हैं, हर शहर में उस सड़क की स्पीड निर्धारित है और वहाँ पर मैंडेटरी साइन बोर्ड 40 या 50 का लगा होता है। तो कृपया कर उस स्पीड लिमिट का ध्यान रखें, उस बोर्ड को समझें, पढ़ें और उसका पालन करें ताकि आप सुरक्षित अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच सकें और वापस अपने घर जा सकें। यही मेरा अनुरोध है जी। तो जो हमारे सुशील तिवारी जी जो कि ASP हैं आप यातायात में, आपने जो बताया उन सभी बिंदुओं पर आप गौर कीजिए और उसका परिपालन कीजिए, जीवन में उन्हें उतारिए, बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें। अब मैं हमारे साथ चित्रा सिंह जी भी हैं जो कि कवित्री हैं और अपनी अगली कविता के साथ वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो आप जो अपनी अगली कविता हो वो हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी। अभी इस वक्त जो है वो धरती अपने पूरे शबाब पर है और हम हर तरफ हरियाली ही हरियाली देख रहे हैं जी। लेकिन इसका भी एक निश्चित समय होता है और उसके लिए पृथ्वी को पूरे साल इंतज़ार करना पड़ता है। तो उसी से संबंधित एक कविता है जी। मौसम का अपना वक्त है आने जाने का, मौसम का अपना वक्त है आने जाने का, धरती का क्या है, धरती का क्या है, वो तो बिछी है उसके इंतज़ार में। उसके बस का कुछ नहीं, न धूप न कोहरा न बारिश, मौसम के हवाले हो चुकी है धरती पूरी की पूरी। बहुत खूब, बहुत सुंदर कविता और जो कहीं ना कहीं प्रकृति से हमें जोड़ देती है। आपकी कविता के माध्यम से हम कहीं ना कहीं उस हरियाली में विचरण करने पहुंच गए थे और उन वातावरण को महसूस कर रहे थे आपकी कविता के माध्यम से। अब इसी के बाद हमें लगता है कि अब हमें कहीं ना कहीं पर्यटन से भी जुड़ना चाहिए और चलिए देखते हैं आज पर्यटन में हम जा रहे हैं झाबुआ, क्या कुछ खास है, आइए देखते हैं। झाबुआ सृष्टि की उदारताओं और मानवीय विडंबनाओं का संजाल। झाबुआ आदि धरा की आदिम सभ्यता से उपजे तिलिस्मों और रहस्यों का भूखंड झाबुआ। निगाह की हद तक फैली हुई छोटी छोटी पहाड़ियों, टीलों, उपत्यकाओं का विस्तार। दरअसल ये प्राचीनतम पर्वतों विंध्याचल और सतपुड़ा की श्रृंखलाएं ही हैं जो यहाँ तक आते आते मालवा के पठार में रूपांतरित हो जाती हैं। इतनी एकात्म हो जाती हैं ये कि फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि विंध्या के बीच सतपुड़ा है कि सतपुड़ा के बीच विंध्या। यूं इनका सिलसिला भारत के पश्चिमी तट पर बने नर्मदा सागर से लेकर अरावली पर्वत के दक्षिणी भाग तक निरंतर है। इनकी परिधि में आते हैं सूरत, भड़ौच, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़ भी। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के सीमांत और पश्चिमी मध्य प्रदेश की आदि धरा पर बसी है आदिम जातीय भील सभ्यता। झाबुआ, धार, सैलाना में इनकी आबादी तुलनात्मक रूप से अधिक और गहन है। भील जनजाति भारत का तीसरा सबसे बड़ा जाति समाज है। बूढ़ी बुजुर्ग धरती की सिलवटों को यहाँ देखा और महसूस किया जा सकता है। संस्कृत के ग्रंथों में जो निषाद देश कहा जाता है वो यही है। इतिहास में चीनी यात्री फाहयान द्वारा इसी को
भीलमान भील कहा गया है। यह सुविज्ञ है कि भील धनुर्धर जाति है। भील का अर्थ ही भेदना होता है। कहा भी गया है भीदन्ति इति भीलाः। ये अचूक निशानेबाज होते हैं। इनकी कथा हमें महाभारत में भी मिलती है। द्रोणाचार्य इनके लक्ष्य भेदन से इतने प्रभावित और आतंकित हुए कि इनसे इनका अंगूठा ही मांग लिया। एकलव्य की इस कथा के जमाने से भील अपने धनुष पर तर्जनी और मध्यमा उंगलियों के द्वारा ही प्रत्यंचा तानता है। इनके हाथ से अंगूठे का इस्तेमाल तो जाता रहा, परंतु निशाना नहीं गया। ये आदिवासी वनांचल इसलिए सुप्रसिद्ध है कि बहुत पहले जबकि राठौड़ राजवंश का राज्य था, आदिवासी यहाँ पर अपना आधिपत्य रखते थे। वे राजा भोज को भी अनेक युद्धों में सहायता देते थे। धीरे धीरे यहाँ पर लबाना नायकों ने अपना शासन स्थापित कर लिया और ये वन भूमि और वनांचल में सिरकते गए। आदिवासी समाज अपना उत्थान, अपना उद्गम कुशलगढ़ राजस्थान के ढोलका गांव से मानता है। कसूर और डामोर इनकी प्रमुख जातियां हैं और ये बड़े गौरव के साथ अपनी संस्कृति को सहेजे हुए हैं। तो प्रकृति का जो सुरम्य वातावरण हमने अभी देखा पर्यटन में, बहुत ही सुंदर पर्यावरण का जो एक चित्र हमारे सामने आया। आप कभी भी जाएं तो आप उस क्षेत्र को ज़रूर विज़िट करें। अब आगे बढ़ते हैं और जैसा हमारे साथ आज सुशील कुमार जी हैं, जो सुशील कुमार तिवारी जी हैं, जो कि एएसपी हैं यातायात से। आपसे सर अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो हेलमेट है उसके क्या मानक सेट किए गए हैं, हमारे दर्शकों को बताएं किस तरह से जो हेलमेट है वो लागू कर रहे हैं, उसके लिए क्या क्या नियम आपने बनाए हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हेलमेट जो भी लिया, वाहन चालकों को अनुरोध है कि जो भी हेलमेट लेते हैं ISI मार्क का देखकर ही हेलमेट लें। लोकल हेलमेट ना खरीदें, क्योंकि लोकल हेलमेट तो एक्सीडेंट के वक्त आपको और नुकसान पहुंचा सकता है। तो ISI स्टैंडर्ड वाला ही हेलमेट खरीदें और उसे ही पहनें, उसी में आपकी सुरक्षा निहित है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। जैसा कि सर ने बताया कि ISI मार्क से जो भी हेलमेट आप लेते हैं वो आपकी सर की सुरक्षा करता है, रक्षा करता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आगे हम चलते हैं सर। जो वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण हो रहा है उसके लिए नियंत्रित करने के लिए क्या किया जा रहा है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण दोनों फैलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है जी। 190(2) मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो भी अमानक स्तर के आवाज वाले वाहन हैं उनको जब्त किया जाता है और उन्हें न्यायालय से ही उसका निराकरण कराया जा रहा है। इसी ढंग से अमानक स्तर का जो कार्बोरेटर से धुआं निकल रहा है जिससे मानव जीवन के स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ऐसे वाहनों के लिए भी PUC चेकिंग बहुत सख्ती के साथ की जा रही है। और मेरा आपके माध्यम से वाहन चालकों से अनुरोध है अपने वाहन का इंजन ट्यूनअप प्रॉपर करा के रखें ताकि उससे जो अमानक स्तर का धुआं ना निकले और मानव। सर ये जो हमारे स्क्रीन पर चल रहा है आदेश के जो संकेत हैं इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं आप। जी हाँ, ये जो स्क्रीन पे इस वक्त मैंडेटरी साइन बोर्ड आ रहा है, ये मैंडेटरी साइन बोर्ड 36 प्रकार के होते हैं और ये आम वाहन चालकों के लिए बंधनकारी हैं, यानी ये आदेशात्मक चिन्ह है और इनको मानना अनिवार्य है। तो इसको पहचानें, इसको समझें
और इसका पालन करें। इसमें जी आम वाहन चालकों की सुरक्षा निहित है। जी, तो ये जो है आप इसको जाकर विस्तार से देख सकते हैं, इंटरनेट पर ये सभी उपलब्ध हैं, इसकी पिक्चर्स भी उपलब्ध हैं, तो आप इसको विस्तार से देखें और किस साइन का क्या मतलब है उसको जानने की कोशिश करें और उनको फॉलो करने की कोशिश करें, यही हमारा अनुरोध है। आगे सर मैं आपसे और एक चीज़ जानना चाहती हूँ कि जो आम वाहन चालक हैं उनके लिए क्या क्या नियम हैं, उनके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। आम वाहन चालकों के लिए काफ़ी नियम बनाए गए हैं और ये सारे नियम को जनता अपने ऊपर कोई बंधन ना समझे। जी जो भी नियम बनाए गए हैं, मोटर व्हीकल एक्ट में बनाए गए सारे नियम आम जनता के, आम वाहन चालकों की सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में बनाए गए हैं, सुरक्षा के दृष्टिकोण में बनाए गए हो रहे हैं सूचना, जो आपका सूचनात्मक संकेत दिख रहे हैं, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं आप, वो क्या है। जैसे मैंने अभी श्रोताओं से अनुरोध किया, मैंडेटरी साइन बोर्ड 3 प्रकार के होते हैं। मैंडेटरी साइन बोर्ड बंधनकारी हैं, जिन्हें मानना अनिवार्य है, और ये जो अभी इंफॉर्मेटरी साइन बोर्ड आपके स्क्रीन में आया था, दर्शकों ने देखा, ये सूचनात्मक संकेत होते हैं। इससे वाहन चालकों को आगे के रास्ते के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे आगे रेस्ट हाउस है, आगे पेट्रोल पंप है, आगे हॉस्पिटल है, आगे टेलीफोन बूथ है, तो इससे हमें आगे के रास्ते की जानकारी मिलती है कि कहाँ पे उनकी क्या सुविधा उपलब्ध है, तो इसको अपन को जानना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि बारी आ गई, हम चित्रा जी के पास वापस चलेंगे और उनकी जो किताबें हैं उनके बारे में मैं जानना चाहूँगी कि जो आपकी जो किताबें हैं वो कौन कौन सी हैं। आप हमारे दर्शकों को पहले साझा करें अपनी किताब के बारे में। ये किताब आपने कब लिखी और इसमें कौन कौन सी रचनाएँ हैं? जी, जैसे कि मैंने बताया कि मेरा पहला संग्रह है ये रेत में उगाए हैं फूल, और इसमें मेरी शुरुआती जो हैं वो लगभग 80 कविताएं इसमें हैं। और इस संग्रह की खास बात ये है कि ये भारतीय भाषा परिषद कोलकाता से प्रकाशित हुआ है और एक प्रथम कृति प्रकाशन माला योजना के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया। और मेरा जो दूसरा संग्रह है धूप के नन्हे पाँव, ये अभी हाल ही में दिसंबर 22 में प्रकाशित हुआ है और इसमें भी लगभग 51 कविताएं हैं। तो ये मेरे दोनों अब तक के संग्रह हैं। और अब जो अगली कविता मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ, तो अभी अभी मैंने मौसम की कविता कही और मैंने कहा कि धरती जो है वो मौसम के हवाले है। अगली कविता उस कविता का जवाब है, तो मैं कविता पढ़ूंगी और जवाब आपको शायद खुद समझ आ जाएगा। जी। एक धुरी जिस पर गोल गोल घूमती है पृथ्वी, एक धुरी जिस पर गोल गोल घूमती है पृथ्वी, उसी तरह तुम हो अपने आप में पूरी की पूरी। जी। गढ़ती हो हर रोज पर खुद में रखकर लोच, ताकि ढल सको नित नए आकार में। वो माटी की सौंधी सुगंध तुम खुद ही तो हो। वो नदियाँ जो गाती है झिर सावन के गीत, भादों की हरियाली धूप का मासूम चेहरा भी तुम ही तो हो। एक चांद जो घटता बढ़ता तो है हर दिन रात, पर छटाक भर भी नहीं कम होती उसकी चांदनी। बसंती हवा के चंचल मन का पता ठिकाना, ठिठुरती सर्दी के सर पर ढकी दुशाला धूप, जेठ की भर दोपहरी के माथे से टपकी बूंद, जंगल जंगल कूकती टेरती पुकारती, वो हो कोयल बया मैना या की टिटहरी। अपने अस्तित्व के साथ खड़े तुम्हारे काट के पाँव, जो लगातार मग्न हैं हर्षोल्लास के साथ नृत्य में तल्लीन। वाह, पूरी की पूरी सृष्टि तुम खुद ही तो हो। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने अपने शब्दों के माध्यम से इस कविता की रचना की और एक सुंदर संदेश हम सभी के बीच में रखा। जैसा कि सुरक्षा की बात हो रही है, सड़क सुरक्षा जो है वो बहुत ज़रूरी है। हमें इसे हमारी जीवन शैली में उतारने का समय है। हमें जैसे कि खाना ज़रूरी है, सोना ज़रूरी है, उसी तरह से हमें सड़क पर चलने के लिए जो नियम है, यातायात के जो नियम बनाए गए हैं उनको फॉलो करना भी बेहद ज़रूरी है। क्योंकि ये अगर हम नियमों को फॉलो करते हैं तो हम विकासशील देश से विकसित देश की श्रेणी में आ जाएंगे। जो कि आप देखते होंगे विदेशों में जो यातायात के जो नियम हैं वो बहुत कड़े हैं। अगर आप थोड़ा सा भी कोई ऊंच नीच करते हैं, किसी नियम को फॉलो नहीं करते हैं, तो आपको बहुत
सारा हर्जाना देना पड़ता है, जो हमारे भारत में अभी लागू करने के लिए आप सभी का सहयोग होना बेहद ज़रूरी है। अब जैसे कि हमारे बोर्ड पर आप सर देख पा रहे हैं चेतावनी संकेत हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए क्या है। जैसा मैंने अभी पूर्व में अनुरोध किया था कि साइन बोर्ड 3 प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के बारे में हम लोगों ने अभी जनता को, श्रोताओं को बताया है, दर्शकों को, कि मैंडेटरी साइन बोर्ड और इंफॉर्मेटरी साइन बोर्ड। अभी जो डिस्प्ले हुआ था काशनरी साइन बोर्ड था तीसरे प्रकार का। ये 41 प्रकार के होते हैं वार्निंग साइन बोर्ड। वाहन चलाते वक्त हम इन साइन बोर्ड को ध्यान से समझें, इनको पढ़ें। ये हमारे आगे के रास्ते का मार्ग प्रशस्त करते हुए हमें चेतावनी देते हैं कि आगे का रास्ता कैसा है, आगे दाहिना मोड़ है, आगे बायां मोड़ है, आगे सकरी पुलिया है, आगे स्पीड ब्रेकर है। तो निश्चित तौर पर ये हमारी सुरक्षा के लिए ही तो बनाए गए हैं। यदि हम इनको समझ लेंगे, उस हिसाब से अपने वाहन की गति को रखेंगे, तो हम दुर्घटना से बच सकते हैं। इसलिए मेरा श्रोताओं से विनम्र अनुरोध है कि ये तीनों प्रकार के साइन बोर्ड को ध्यान से पढ़ें। सड़क पर ये लगे हुए हैं तो आपकी सुरक्षा के लिए लगे हैं, ये आपके आगे का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अतः कृपया इनको समझिए, इनको जानिए और इनका पालन करिए, इनका ध्यान रखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने हमारे दर्शकों को बताई। सर, अब मैं एक चीज़ और जो कि आम जनजीवन को देखते हुए मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि हम जीवन के हर पक्ष को देखते हैं। लोग सड़कों पर बहुत तेज़ आवाज़ में जो गाड़ियाँ लेकर घूमते हैं, खासकर मोटरसाइकिल्स आप देखेंगे, कर्कश आवाज़ की जो गाड़ियाँ हैं और चला रहे हैं, जो उनके लिए क्या नियम कायदे बनाए गए हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये आसपास के जो वाहन हैं उनको भी डिस्टर्ब करते हैं, तो इसके लिए क्या नियम और कार्यवाही की जा रही है? मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 190(2) के तहत कर्कश आवाज फैला रहे वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई जो है दंडनीय अपराध की श्रेणी में है। अतः ऐसे वाहन जिससे कर्कश और बहुत ही जो कहना चाहिए बहुत ही चेतावनी देने वाली आवाज जो है, उसके विरुद्ध 190(2) मोटर व्हीकल एक्ट की धारा के तहत यह दंडनीय अपराध है और ऐसे वाहनों को जब्त किया जाता है और बिना न्यायालय के आदेश के वाहन नहीं छूट पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बता रहे हैं सर आप। और इसी के आगे मैं एक और प्रश्न करना चाहूँगी कि जो सड़कों पर जो वाहन रहते हैं, खासकर आजकल हम कारों में देखते हैं तरह तरह के हॉर्न्स लगा लेते हैं लोग, और एक कुछ सायरन टाइप के लगा लेते हैं, कुछ अलग अलग आवाज़ों के रहते हैं, तो उस पर क्या यातायात पुलिस किस तरह से कार्रवाई करने वाली आने वाले समय में? जी हाँ, विभिन्न प्रकार के जो सायरन वगैरह जो अनाधिकृत तौर पे वाहनों में लगाए हुए हैं वाहन चालकों ने, जिन्हें पात्रता नहीं है, ऐसे वाहनों के विरुद्ध भी जो अनावश्यक के तौर पे सायरन लगा के और अनावश्यक कर्कश आवाज में सायरन बजाते हुए घूमते हैं, 190(2) मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यह दंडनीय है और ऐसे वाहनों को जब्त किया जाता है। इनके सायरन को जब्त करके हम लोग न्यायालय पेश कर रहे हैं और वहीं से निराकरण हो रहा है इनका। जी बिल्कुल। और तो ज़रूरी है इस बात पर आप लोगों को सोचना कि अगर आपके वाहनों में इस तरह के जो, जैसे कि सर एम्बुलेंस हुआ या कुछ पुलिस वाले जो सायरन्स जो स्पेशली किसी व्यक्ति को अलॉटेड होते हैं, अगर वो उससे संबंधित विभाग में है, तो अगर उसका कोई आम जनता इस्तेमाल करती है या अपनी गाड़ियों में उस तरह के हॉर्न्स लगवाती है, तो उस पर भी यही नियम जो आपने बताया वही कार्रवाई की जाएगी? जी हाँ बिल्कुल। केवल फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और पुलिस के मोबाइल वाहन, इनके लिए ही केवल छूट है, क्योंकि ये अत्यावश्यक सेवा में लगे वाहन हैं और बाकी अनाधिकृत तौर पे कोई सायरन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और की जा रही है। जी, जैसा अभी हम बात कर रहे हैं सुरक्षा की, तो सर हेलमेट जैसे कि बहुत महत्वपूर्ण सुरक्षा का एक वो है, सिस्टम में आता है, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देता है हमारे वाहन चलाने वाले वाहनधारियों को। तो उसमें बताइए कि हेलमेट और जैसे कि जो सीट बेल्ट जो लोग नहीं लगाते हैं, उनके विरुद्ध किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? लगातार कार्रवाई की जा रही है। सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों के विरुद्ध भी ऑन स्पॉट चालानी कार्रवाई की जा रही है, उनका मौके पर ही फाइन किया जा रहा है। इसी ढंग से हेलमेट नहीं लगाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध भी, और जो पीछे बैठे हैं दोपहिया वाहन में बिना हेलमेट वाले, इनके विरुद्ध भी लगातार कार्रवाई शहर में की जा रही है। और सभी जगह माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, उसके पालन में 7 जुलाई से 9 सितंबर तक ये लगातार हमारा विशेष अभियान जारी रहेगा। बिल्कुल। तो
अगर आपने अभी तक अपने वाहनों को सही तरह से तैयार नहीं किया है, हेलमेट अगर नहीं पहना है, सीट बेल्ट अगर नहीं लगाया है, तो आप अवेयर हो जाइए, क्योंकि अब जो मुहिम चल रही है यातायात पुलिस के द्वारा, वो 7 जुलाई से 7 सितंबर के बीच में अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो तैयार रहिए, आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप जो कि नियम कायदे जो बताए गए हैं यातायात पुलिस द्वारा, जो आपको सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए हैं, आप ही के लिए नियम बनाए गए हैं, तो आप उनका परिपालन कीजिए और हेलमेट लगाकर, सीट बेल्ट पहन कर यात्रा कीजिए। आगे चलती हूँ, हमारे साथ चित्रा जी भी हैं। चित्रा जी, जैसा कि हमने आपकी कविताएं सुनी, बहुत सुंदर कविताएं आपने प्रकृति के लेकर सुनाई, पिता को लेकर सुनाई। अब बारी आती है, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपको सम्मान भी प्राप्त हैं, और हम हमारे दर्शकों से के अनुरोध पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो आपको सम्मान मिले हैं, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने एक महिला होने के नाते आपने अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए एक बहुत अच्छा मैसेज, संदेश दिया है सभी के लिए। तो वो जो पुरस्कार हैं वो क्या क्या हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। जी, ये मुझे जो पुरस्कार, दरअसल असली पुरस्कार तो आपका वही होता है कि लोग आपको प्यार करें, आपको चाहें, और आप जिस कार्य को कर रहे हैं अगर आप उसके पीछे कोई 4 लोग भी अगर उसका अनुसरण करें तो वही हमारा असली पुरस्कार होता है। जी, वर्ष 2012 में मुझे साहित्य सुरभि अलंकरण से नवाजा गया था जी। और अभी हाल ही में सिस्टेक ग्रुप द्वारा तेजोमय सम्मान महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे दिया गया। तो उस समय मुझे भी उन्होंने उन महिलाओं की सूची में शामिल किया और समाज में महिलाओं को लेकर, जागरूकता को लेकर, उनकी बहुत सारी ऐसी बातों को लेकर उन्होंने अलग अलग क्षेत्र में महिलाओं को सम्मानित किया गया। तो उस सूची में मुझे भी तेजोमय सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके लिए मैं सभी की आभारी रहूँगी। जी। और मैं चाहूँगी आप यहाँ पर कुछ आपने जैसे कि एक बहुत परिचय दिया, आप एक महिला होने के साथ सारी जिम्मेदारियों को निर्वाह करने के बाद आपने अपना एक बहुमूल्य समय कविताओं को दिया। एक संदेश के माध्यम से अगर कोई महिला प्रधान कविता अगर आपके पास हो तो हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी बिल्कुल, मैं बहुत देर से इस इंतज़ार में थी और जी, मैं आपको कविता आपसे सुनूंगी। हमारे कोई एक दर्शक है, शायद फ़ोन लाइन पर मौजूद है। जी हाँ जी, हमारे साथ जबलपुर से एक कॉलर जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार एमपी में आपका। हेलो हेलो जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ जी कि सर यहाँ फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है मदन महल में, परेशानी बहुत है, लोग यहाँ वहाँ से आते जाते हैं, गोरखपुर थाने के पास से जी, लोग बहुत उपरांत करिए जाते हैं, पर यहाँ एक भी ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं रहता है। जी, उसके लिए तो कहाँ हम चाहते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले रहे और सड़कों का भी कुछ ध्यान रखें। जी सर, ये जबलपुर में रहते हैं। आगे बोलते हैं चांद की बात मत करो भैया, सड़कों में बाहर। जी जी, हम आपके प्रश्न को समझ गए हैं और बखूबी सर इसका उत्तर देंगे, क्योंकि सर भोपाल में पदस्थ है, लेकिन वहाँ की व्यवस्था क्या है उस पर आपको एक समझाइश जरूर दे सकते हैं। सर जबलपुर में जो चल रही हैं व्यवस्थाएं, जो जिसको लेकर वो बता रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहा है, तो उसके लिए क्या करें वो पूछना चाह रहे हैं, आप थोड़ा सा बताएं। जी हाँ, जबलपुर की थोड़ा सा जानकारी है मेरे को। वहाँ पे फ्लाईओवर का निर्माण बहुत तेज़ी में चल रहा है जी, और यह सब जो है बढ़ते ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए है जी। और मेरा ऐसा मानना है कि निश्चित तौर पे यातायात पुलिस जबलपुर ने डायवर्जन पॉइंट्स लगाए हुए होंगे। जी। फिर भी मैं आपकी बात को जबलपुर ट्रैफिक पुलिस तक आज ही अभी इस कार्यक्रम के बाद पहुंचाऊंगा कि गोरखपुर क्षेत्र में यदि फ्लाईओवर के चलते थोड़ा कहीं ट्रैफिक का दबाव है तो उस पॉइंट पर ट्रैफिक पुलिस की ओर तैनाती सुनिश्चित करेंगे। जी, तो आशा है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और जैसा कि हम हमारे चित्रा जी जो हमारी कवित्री हैं उनसे बात कर रहे थे, उनकी बहुत सुंदर कविता जो महिला प्रधान कविता वो सुनाने वाली हैं, आइए सुनते हैं। जी धन्यवाद। लेकिन मैं ये 2 कविताएं एक ही साथ सुनाऊंगी और इसमें भूत भविष्य तो है ही, लेकिन वर्तमान इसमें मैं हूँ। तो सबसे पहले मैं कविता सुना रही हूँ जो हमारे अतीत से एक पात्र हैं। सुनो बुद्ध। ये आप समझ ही गए होंगे कि अतीत की जो पात्र हैं वो कौन है, और ये उनकी बात मेरी भाषा में है। सुनो बुद्ध, तुम बताकर भी तो जा सकते थे।
सुनो बुद्ध, तुम बताकर भी तो जा सकते थे, जी। इतना संकोच क्यों किया तुमने? थोड़ा वक्त ज़रूर लगता तुम्हें कहने में और मुझे सुनने में और फिर हमें उसे गुनने में, लेकिन हम मिलकर तुम्हारे जाने का उत्सव मनाते, मैं करती श्रृंगार, हम रात भर गीत गाते। तो क्या हुआ यदि तुम अल सुबह चले जाते? ये तुम्हारी मुक्ति का प्रश्न था जो तुम्हें हाथ छुड़ाकर ही मिली, पर मैंने तो उसी जगह रहकर किया खुद से तुमको मुक्त। और तुम्हारे यूँ अचानक चले जाने से हमारे बीच की ये जो जगह रिक्त हुई, मैं नए ज़माने की यशोधरा उगूंगी फिर उसी रिक्त जगह से, फलूंगी फूलूंगी भी प्रेम से कभी न विमुख होने वाले जीवन की कामना के लिए। बहुत खूब, बहुत सुंदर कविता। मैं आपसे अगली कविता सुनूंगी। पहले मैं जानना चाह रही थी सर से कि सर, जैसे कि जो जिन स्थानों पर चेकिंग नहीं हो रही है, उन स्थानों के बारे में बताएं कि वहाँ क्या किस तरह से पालन किया जा रहा है, उसके बारे में बताएं। जहाँ चेकिंग की व्यवस्था नहीं है पुलिस के द्वारा, वहाँ किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है मैम आपका। जी। प्रायः लोग देखते हैं कि पुलिस चेकिंग चल रही है तो पुलिस को देख के हेलमेट लगा लेते हैं, सीट बेल्ट बांधने लगते हैं, 3 सवारी बैठे हैं दोपहिया में तो उतर जाते हैं। जी। परंतु मैं उन्हें आपके माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से ये अनुरोध करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि वे ये ना सोचें कि उन्हें पुलिस चेक से वे बच गए हैं। शहर में आजकल हर जगह ITMS, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के कैमरे लगे हुए हैं और सिटी सर्वेलेंस पुलिस के भी कैमरे लगे हुए हैं। तो लगभग राजधानी की ही बात करें तो लगभग 1200 कैमरे विभिन्न स्थानों पर इस समय संचालित हैं, जिनके माध्यम से यातायात नियमों के उल्लंघन कर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। उन्हें उनके घर नोटिस भेजा जा रहा है और बड़ी संख्या में ऐसे प्रकरण को हम लोगों ने लोक अदालत से भी निपटारा कराया है। तो कृपया कर सभी लोग इस बात का ध्यान रखें कि वे ITMS के और सिटी सर्वेलेंस कैमरे के नज़र में हैं, पकड़ में हैं, इसलिए यातायात नियमों का माखौल ना उड़ाएं, उसका उल्लंघन ना करें, कृपया उनका पालन करें, इस बात का ध्यान रखें। जी, एक और प्रश्न उठता है कि यहाँ यातायात के जो वॉलंटियर्स आपके द्वारा तैयार किए जाते हैं, वो किस तरह से योगदान देते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं? जी हाँ, ट्रैफिक वार्डन हम लोगों ने बनाए हैं ताकि आम जनता को कभी कभी लगता है कि पुलिस हमारे साथ जबरन रोका टोकी कर रही है, सख्ती कर रही है, तो हम लोग की कोशिश है कि ट्रैफिक वार्डन भी हमारे साथ आए, जनता के लोग ही इस कार्य में सहयोग करें। वॉलंटियर के रूप में स्वैच्छिक सेवाओं के तरह वे लोग हमारे साथ आएँ, जुड़ें और आम जनता को वे समझाएं। जनता को उनके द्वारा समझाए जाने पे शायद उन्हें अच्छा लगे, वे थोड़ा सा महसूस करें कि हाँ उनकी गलती है और उनके साथी नागरिक ही उन्हें समझा रहे हैं। तो इसलिए ट्रैफिक वार्डन योजना को लागू किया गया है और वे पीक आवर्स में हम लोग के साथ विभिन्न चौराहे तिराहे पर आते हैं और यातायात नियमों को पालन कराने में हमारी मदद करते हैं। बिल्कुल। एक और प्रश्न उठता है यहाँ पर, जब हम जेब्रा क्रॉसिंग की बात करते हैं और जो हमारे जो सिस्टम है, हरी बत्ती, लाल बत्ती, पीली बत्ती जो जब जलती है, तो मोस्टली उस समय की हम देखते हैं कि लोग गाड़ियाँ जो है वो जेब्रा क्रॉसिंग तक लगा लेते हैं। उसके लिए क्या नियम बनाया? अगर जेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ियाँ लगाते हैं तो क्या इसके लिए भी कोई नियम बनाया गया है? जी हाँ, नियम है। रोड मार्किंग का एक अपना महत्व है जी। जो सड़कों पर रोड मार्किंग की गई है व्हाइट पेंट या येलो पेंट से, वे नियम जनता की सुरक्षा के लिए हैं और वे पालन करना अनिवार्य है। उसका पालन नहीं करने पे भी चालानी कार्रवाई की जाती है। जहाँ ये आपके सामने एक आदर्श चौराहे का, सर इसके बारे में बताएं हमारे दर्शक। जी हाँ, ये जो आपने प्रश्न किया है उसी से संबंधित हमने ये एक आदर्श चौराहे का चित्र आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। आपका प्रश्न जेब्रा क्रॉसिंग से था। जेब्रा क्रॉसिंग निश्चित तौर पर ये पैदल चलने वालों के लिए है। जब भी सड़क पर आप पैदल चल रहे हो, सड़क पार कर रहे हो, तो जेब्रा क्रॉस से ही पदयात्रियों को सड़क पार करना चाहिए। और जो आपका प्रश्न है कि वाहन चालक जेब्रा क्रॉस पर वाहन खड़ा कर देते हैं, उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है, इस आदर्श चौराहे के चित्र के माध्यम से स्टॉप लाइन, जेब्रा क्रॉस के ठीक पीछे एक स्टॉप लाइन डली हुई है व्हाइट पट्टी। जब भी चौराहे पर पहुंचते हैं और वहां पे यदि रेड सिग्नल है तो स्टॉप लाइन के पीछे अपना वाहन रोकना चाहिए उन्हें। और यदि वे जेब्रा क्रॉस पे वाहन खड़े करते हैं तो मैंने आपसे अनुरोध किया, हमारे ITMS के कैमरे विभिन्न चौराहे पर लगे हुए हैं तिराहों पर और सर्वेलेंस कैमरे हैं, उससे उनका बराबर
चालानी कार्रवाई की जा रही है। जी, उन्हें बस नोटिस एक भेजे जा प्रश्न रहे हैं। इसी से संबंधित मैं अगला आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो लाइट्स जो लगी रहती हैं 2, 4, 5 सेकंड पहले ही लोग अपने वाहन जो हैं वो निकालने लगते हैं, शुरू हो जाते हैं, उस पर जो वाहन चालक है उस पर क्या कार्रवाई की जाती है? क्योंकि आपने बताया कि सर्वेलांस पर कैमरे चालू रहते हैं, तो उसको लेकर क्या कार्रवाई की जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। अंबर लाइट, जब भी चौराहे पर अंबर लाइट होती है तो उस स्थिति में वाहन चालक को चौराहे में प्रवेश नहीं करना चाहिए, उस लाइट को जंप नहीं करना चाहिए। जब भी ग्रीन फेस आए तभी वाहन चालक को आगे बढ़ना चाहिए चौराहा पार करने के लिए। और अंबर लाइट उस वाहन चालक के लिए है कि जो ग्रीन फेस में चौराहे के अंदर एंटर हो गया है, तो उसके निकलने के लिए 4 से 5 सेकंड की टाइमिंग अंबर लाइट के लिए होती है, उसके निकलने के लिए होती है। अतः मेरा अनुरोध है कि ग्रीन फेस, ग्रीन लाइट मिलने पर ही आगे बढ़ें, रेड सिग्नल होने पर वाहन को रोके रखें, अंबर लाइट में आगे बढ़ने के लिए तैयार रहें, यह इसका नियम है। और यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो सिग्नल जंपिंग केस के बाकायदा सिटी सर्वेलेंस और ITMS के कैमरे से ऐसे वाहन चालकों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। जी, तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसमें बहुत क्लियरली बताया गया। सर, इसके बारे में और दर्शकों को बताएं कि जो पिक्चर में दिखाया जा रहा है उनमें कौन कौन से नियमों का उल्लंघन हो सकता है, इसके बारे में बताएं। जी हाँ, मेरा अनुरोध है कि इस रोड मार्किंग को समझिए, इसको पहचानिए, इसको जानिए। ये ट्रैफिक व्यवस्था के लिए, शहर के ट्रैफिक को व्यवस्थित करने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। जो आप लेन लाइनिंग से देख रहे हैं, बीच बीच में जो डैश लाइन पड़ी हुई है, लेन लाइनिंग्स, चौराहे पर जब भी आप पहुंचते हैं तो जो बीच वाली लाइन है, जब भी आपको चौराहे पे सीधे आगे बढ़ना हो, जब भी आपको चौराहा पार करना हो, वाहन को आपको चौराहे के सीधे जाना हो, तो बीच की सेंट्रल लेन में अपने वाहन को खड़ा करना चाहिए। लेफ्ट लेन में कभी भी वाहन खड़ा नहीं करना चाहिए। लेफ्ट लेन हमेशा लेफ्ट टर्निंग के लिए, लेफ्ट जाने वाले के लिए अलाउ रहना चाहिए। और चौराहे पर जहां आपको राइट मोड़ना है वहां पर आप एक्सट्रीम राइट वाली लेन में अपने वाहन को रोकना चाहिए, ताकि व्यवस्थित ट्रैफिक हो और आप सुगमता पूर्वक अपने आगे का मार्ग तय कर सकें। बिल्कुल। सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि जो अपनी कारों में जो है ना ब्लैक फिल्म्स लगा लेते हैं सर, जो उसका जो नियम क्या है? और वो लगाना कानूनी आई थिंक अपराध है, उसको नहीं लगाने के लिए यातायात नियमों में शायद शामिल नहीं है, तो उसके लिए भी बताएं। और जो छोटे बच्चे हैं, खासकर वो कम उम्र के हैं या 18 वर्ष से कम है, उनके लिए क्या नियम कायदे हैं, उनको भी बताएं हमारे दर्शकों को। ब्लैक फिल्म की आपने बात की है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं कि वाहन में ब्लैक फिल्म नहीं होना चाहिए। यह टोटली पूर्णतः प्रतिबंधित है और किसी भी स्थिति में ब्लैक फिल्म अलाउ नहीं है। अतः केंद्रीय मोटरयान नियम में स्पष्ट प्रावधान है कि ब्लैक फिल्म नहीं होना चाहिए और साइड वाले शीशे में 70% विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और जो वाहन चालक अपने वाहनों में ब्लैक फिल्म लगाए हुए हैं उनके विरुद्ध यातायात पुलिस के द्वारा बाकायदा कार्रवाई लगातार की जा रही है, सख्ती के साथ की जा रही है। जी बिल्कुल। तो इन सभी नियमों को जो है वो आपको फॉलो करना है। अब मैं चलते चलते आपसे चित्रा जी से एक कविता सुनना चाहूँगी जो हमारे दर्शकों को बहुत ही एक मोटिवेट करे, उस तरह की कोई कविता सुनाए। जी, तो ये जो है वो भविष्य के एक चेहरे की कविता है। एयरपोर्ट के महिला प्रसाधन कक्ष के सारे आईने श्रृंगार में व्यस्त हैं। कोई अपनी आंखों में काजल काढ़ रहा है तो कोई होंठों पर रंग की परतें चढ़ा रहा है। कोई अपनी मचलती जुल्फों को कहीं भी उलझने से रोक रहा है कि तभी मेरा आईना सवाल करता है कि हम इतना किसके लिए सज रहे हैं। बगल के एक पक्के रंग वाले आईने की आत्मविश्वास भरी आंखों से आवाज़ आती है, खुद के लिए और किसके लिए। बाकी सारे आईने भी सहमति में अपनी पलकें झपकाते हैं और सब के सब धड़ल्ले से दरवाजे को धकेलते हुए सीट बेल्ट को कस के बांध अपनी कुर्सी की पीठ सीधी कर लंबी उड़ान के लिए निकल जाते हैं। वाह, बहुत सुंदर कविता। और इसमें एक महिलाओं के व्यक्तित्व के बारे में आपने बताया किस तरह से काम करती हैं, दोनों जिम्मेदारियां, घर और परिवार और व्यवसाय या अपने प्रोफेशन से कितना महत्वपूर्ण योगदान देकर अपने लिए समय निकाल पाती हैं। अब आगे सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो छोटे बच्चों के लिए, जैसे मैं बात कर रही थी कि जो बच्चे 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं और जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके द्वारा हम किस तरह से यातायात के नियमों पर और जागरूकता ला सकते हैं, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं।
यातायात पुलिस के द्वारा प्रत्येक सभी स्कूल और कॉलेजों में लगातार यातायात शिक्षा के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और वहां हमारी टीम पहुंचकर बच्चों को और कॉलेज के छात्रों को यातायात नियमों से संबंधित जानकारी हम लोग लगातार दे रहे हैं और डिफेंसिव ड्राइविंग पर भी इनको जो है हम लोग लगातार वीडियो फिल्म्स दिखाते हैं। और 18 वर्ष से कम उम्र का जो प्रश्न किया आपने बच्चों का, मैंने आप पहले भी अनुरोध किया है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन सकता है जी। तो नियम का उल्लंघन करके वाहन नहीं चलावें, क्योंकि कुछ ना कुछ सोच समझ के ये नियम बनाए गए हैं। एक डेवलपिंग ब्रेन जी, उसके हिसाब से कि 18 साल की आयु में परिपक्व ब्रेन हो जाता है, तभी ये सब हमारे संसद में कानून बना है। तो जब तक लाइसेंस नहीं बनता है वाहन नहीं चलाएं। और 16 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों के बारे में मैंने अभी अनुरोध किया था कि उनका ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है बिना गियर वाले वाहन चलाने का। तो उसमें भी देखना होगा कि उस वाहन की इंजन की क्षमता 25 सीसी से अधिक ना हो। तो इस बात का ध्यान रखें ताकि दुर्घटना के शिकार ना हो और सुरक्षित रहें, सुरक्षित चलें। तो यही मेरा अनुरोध है जी। अंत में चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? दूरदर्शन के सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि यातायात नियम आम वाहन चालकों के लिए, आम जनता की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। इन नियमों में उनकी सुरक्षा निहित है। अतः यह मानते हुए कि इन नियमों में सुरक्षा है, कृपया कर उसका पालन करें ताकि आप सुरक्षित अपने घर से निकलकर अपने गंतव्य तक पहुंचें और अपने गंतव्य से वापस सुरक्षित अपने घर तक पहुंचें। इसके लिए ये यातायात नियमों को जानना बहुत आवश्यक है और हमारी टीम भी लगातार स्कूल कॉलेज में जाती है। आम तिराहे चौराहों पर भी हम लोग प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम चलाते रहते हैं। वर्ष भर हमारे यहाँ हम लोग एजुकेशन के कार्यक्रम चलाते हैं, रैलियां निकालते हैं हम लोग और इस ढंग से नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी नियमों की जानकारी आम जनता तक पहुंचाते हैं। तो ये जो जागरूकता का जो समय है वो आपको जागरूक होना है। कहते हैं ना कि हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। उस नियम को आपको पालन करना है। आपको यातायात नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन को सुगम बनाना है, अपने जीवन शैली को स्थिर बनाना है, अच्छी बनाना है। इसके लिए आपको प्रयास करना होगा। हम सभी आपका सहयोग करेंगे। यहाँ आज मैं फ़िलहाल इतना ही कहकर आपको यहाँ विराम देना चाहूँगी और आप दोनों ही हमारे कार्यक्रम में आए, अपना बहुमूल्य समय आपने हमारे लिए दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में आपको हमने बताया कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा किस तरह से आपको करनी है, किस तरह से आपको अपने जीवन को सुगम बनाना है और साथ ही बहुत सारी कविताएं, सुंदर सुंदर कविताएं सुनी। आज फ़िलहाल इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।